बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि लीगल ड्राफ्टिंग का टॉपिक है सेल डीड, तो उसके बारे में बताया जाए। मैंने तो चूँकि CAPC शुरू किया हुआ था, तो मेरा था कि मैं पहले इसके सारे लेक्चर्स कंप्लीट करूँगी, फिर कोई सब्जेक्ट नया स्टार्ट करूँगी। लेकिन आई थिंक सौ के लोगों के कुछ स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स हैं, तो उनको ना लीगल ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि सेल डीड के बारे में बताएँ। तो इसलिए आज हम सेल डीड के बारे में बात करेंगे। तो जैसे बाकी कन्वेंसिंग के जितने भी टॉपिक हैं जो हैं, उसमें जो सेल डीड है वो सेम ही है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं। जैसे मैंने पहले भी आई थिंक सो पार्टनरशिप के बारे में बताया है, एक लेक्चर मैंने इसलिए दिया था कि वो सारा मेथड इन सब जितनी भी डीड्स होंगी वो सेम ही होगा। लेकिन एनी हो फिर भी इस पर बात कर लेते हैं। तो सेल डीड आप शुरू करेंगे। आज हम इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे कि इंग्लिश में सेल डीड कैसे ड्राफ्ट करते हैं, और फिर कल या फिर और किसी दिन हम बात करेंगे कि उर्दू में इसको कैसे लिखते हैं। दिस डीड ऑफ सेल मेड ऑन 1 मार्च। आपने लाइक 1 मार्च मैंने एक खुद से एक डेट रखी है, कोई भी डेट रखने आगे फिर आपने उसका ईयर लिखना है, 2020 है या जैसे भी है बिटवीन। आपने फिर पहली पार्टी का यानी कि वेंडर का नाम लिखना है, कोई भी नाम लिख लें फर्जी। जैसे आपने पेपर में इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना, ABC लिख दें या लिख पे लिख दें, कोई ऐसे अपना ही नाम लिख दें, जैसे भी है आपने इसका नाम लिखना है। नेम अवैस, सन ऑफ कोई भी मोहम्मद एजाज, रेजिडेंस ऑफ जो भी उसका कोई भी रेजिडेंशियल लिखते हैं, जैसे 16F मॉडल टाउन लाहौर जैसे मैंने लिखा हुआ है। फिर उसका आपने CNSC नंबर लिखना है। हेयर इन आफ्टर, नीचे इसके नीचे आपने उसका नाम, उसका फादर नेम लिख दिया, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस लिख दिया, और फिर उसका CNSC नंबर लिख दिया। नीचे उसके बाद आपने ब्रैकेट में लिखना हेयर इन आफ्टर रेफर्ड टू एज द वेंडर, यानी कि बेचने वाला। एंड फिर सेकंड पार्टी का आप नाम लिखेंगे, उसी तरह से उसका नाम लिखा, फादर नेम लिखा, रेजिडेंशियल एड्रेस लिखा, CNSC नंबर लिखा। फिर आप नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज द परचेजर या बंडी। अच्छा जी, फिर अब आपने उसके ना कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, आप नीचे मार्कर से लिखेंगे देयरफॉर दिस डीड विटनेस इज एज फॉलोज, यानी कि ये जो डीड हम लिख रहे हैं उसमें ये चीज़ें लिखी गई हैं। सबसे पहले इन कंसिडरेशन ऑफ द सम ऑफ, जितने भी आपने रुपीज़ हैं, 10 लाख में बेचा है, 20 लाख में बेचा है, एनी हाउ पेड बाय परचेजर टू द वेंडर ऑन 1 मार्च 2020 कह लें, 2020 कह लें, जैसे भी। द वेंडर एज ऑनर हेयर बाय ट्रांसफर्स बाय वे ऑफ सेल ऑल हिज ऑनरशिप राइट्स टू द वंडी या फिर परचेजर रिगार्डिंग ए रेजिडेंशियल लैंड मायरिंग 10 मरला विद 2 स्टोरीज ऑफ हाउस बिल्ड अपॉन द सेड लैंड। इसके बाद आपने लैंड की डिस्क्रिप्शन देनी है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि फिर आप इन डिटेल लिखेंगे, जिसमें आप ये लिखेंगे कि प्रॉपर्टी मायरिंग 10 मरला सिचुएटेड एट मॉडल टाउन लेट्स सपोज, रजिस्टर्ड थ्रो डॉक्यूमेंट नंबर, जो भी उसका नंबर होगा 1 2 3 म्यूटेशन नंबर लिखेंगे। और उसके बाद आप लिखेंगे खाता नंबर, जो भी 4 5 6 लिख दें, एंड खतूनी नंबर 7890, जो भी आप लिख देंगे आपने उसका। ये सारी चीज़ें आपने प्रॉपर्टी की अच्छी तरह से उसके कहाँ पे है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन नंबर क्या है, म्यूटेशन नंबर क्या है, खाता नंबर क्या और खतूनी नंबर क्या, ये तीनों चीज़ें आपने उसमें डिटेल से लिखनी है। उसके बाद फिर आपने लिखना है कि क्या क्या जो चीज़ें हैं वंडी और वेंडर और वंडी में क्या क्या चीज़ें डिसाइड हुई हैं। अच्छा जी, अब डिस्क्रिप्शन के बाद आप नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे द वेंडर हेयर बाय कन्वीनेंट, यानी कि एग्री है विद द परचेजर एज फॉलोअर्स। अब आपने वो शराइत लिखनी है। सबसे पहले आपने लिखा कि ये जो बेचने वाला है, ये जो वेंडर है, और ये इसकी इतनी प्रॉपर्टी है, और जो बंडी है इतने पैसों के वो उससे ख़रीद रहा है। फिर आपने डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी लिखनी है कि प्रॉपर्टी कहाँ पे है, उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन आपने लिखनी है, ये नंबर है, जो भी म्यूटेशन नंबर है, खाता नंबर, खतूनी नंबर, व्हाट्सएवर, वो लिखना है। फिर आपने लिखना है कि दोनों में कौन कौन सी शराइत हैं जिस पे वो एग्री हुए हैं। तो फिर आप इसको 1 2 3 4 करके लिखेंगे। नंबर 1 आप लिखेंगे द पोजेसन शैल बी हैंडेड ओवर टू द परचेजर ऑन द 13 मार्च 2010-20 जैसी भी है वो आप लिखेंगे, कोई फर्जी डेट लिखेंगे, यानी कि जिस डेट को एग्रीमेंट हुआ है उसी के ऊपर ये चीज़ें सारी स्टाम्प पेपर पर लिखी जाएंगी कि इन दोनों के दरमियान में ये सेल डीड बनी है, और परचेज़र जो है इस डेट को उसकी प्रॉपर्टी की पोजेसन हासिल कर लेगा।
The purchaser shall enjoy all the ownership rights and rights of possession without any interruption or disturbance by the vendor or any person claiming through the vendor or any other person whatsoever। यानी कि ना तो उसको बेचने वाला, ना ही कोई उसका रिलेटिव, ना ही कोई तीसरा बंदा उसके थ्रू उसको जो है वो डिस्टर्ब करेगा, ना ही उसकी जो है वो जहाँ पे उसकी पोजेशन है उसमें इंटरफेरेंस करेगा। वेयर एज both the parties, the vendor and the vendee, are agreed to sell and purchase the property on above stated price। whereas हर सेंटेंस में आपने whereas से शुरू करना है स्पेसिफिकली, जबकि जिसका मतलब उर्दू में होता है कि ये शराइतें इन दोनों के दरमियान में तय पाई गई हैं। whereas both parties are agreed to sell and purchase the property with free consent, with full consciousness and without any influences। whereas property is free from any kind of litigation and title of property is cleared। हर चीज़ उसमें लेके अगर लेट्स सपोज अगर बाद में कोई इस तरह का इशू आता है उसके टाइटल को लेके या कोई प्रॉपर्टी में कोई लिटिगेशन का मसला आता है तो फिर जो वेंडर होगा वो उसको डील करेगा। प्रोवाइडेड ऑलवेज and it is hereby agreed that whenever the term the vendor and the vendee or purchaser shall be used, these terms will always be included their respective heirs, legal representative, successors and assignees। मतलब ये कि लेट्स सपोज जो ख़रीदने वाला है या जो बेचने वाला है, जहाँ पे ये लफ्ज़ यूज़ होगा इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली ये चीज़ें उसकी फैमिली में उसके जो लीगल हेयर्स हैं या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उसको रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी ऐसा कोई इशू हो जाता है लेट्स सपोज, तो नेक्स्ट उनकी जो लीगल हेयर्स हैं, ये जो उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये जो उसके असाइनीज हैं, वो वही कंसिडर किए जाएंगे कि ये बंदा खुद से जो है इसको हैंडल कर रहा है। वेयर एज बोथ द पार्टीज हैव पुट देयर सिग्नेचर ऑन दिस डीड इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, कि दोनों पार्टीज़ ने गवाहान की मौजूदगी में अपने साइन जो है उस पर कर दिए हैं। फिर सबसे पहले जो वेंडर होगा उसके साइन होंगे, फिर वनडे के साइन होंगे। उसके बाद विटनेस नंबर 1, उसमें विटनेस नंबर 1 में उसका नाम आएगा, उसका जब सन ऑफ आएगा, रेजिडेंस ऑफ आएगा, CNSC नंबर आएगा। इस तरह से विटनेस नंबर 2 उसका भी सेम नेम आएगा, सन ऑफ आएगा, रेजिडेंशियल एड्रेस आएगा और CNSC नंबर आएगा। इसमें कोई भी ऐसी मुश्किल चीज़ें नहीं है लीगल ड्राफ्टिंग में। असल में एक्चुअली हुआ होता ये है कि हर जितने भी बुक्स वाले हैं जी, जो भी टेक्स्ट बुक जिन्होंने भी पब्लिश की हैं इनके बारे में, हर किसी ने कोई डिफरेंट पैटर्न अडॉप्ट किया है। तो जो स्टूडेंट हैं उन्हें चाहिए मोस्टली जो उनके कॉलेजेस में उनको पढ़ाया जाता है वो उस मेथड को अडॉप्ट करें। और मैंने जो अपनी डीड्स प्रिपेयर की हुई हैं, मैंने मल्टीपल बुक्स को कंसल्ट करने के बाद मैंने इनके जो है ना के नोट्स बनाए हैं, जैसे भी खुद से लिखा है। तो मकसद सिर्फ आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताना है, कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस लीगल ड्राफ्टिंग में नहीं है, ना ही कोई ऐसी कोई इसमें मुश्किल है, जस्ट प्रैक्टिस है। और आप लोग इसको ज़रूर सुने, इसको ज़रूर पढ़ें और जैसे जैसे मैंने आपको बताया कोशिश करें कि इनको लिख लें। इससे ये बेनिफिट होगा कि आगे फ्यूचर में जिन जिन लोगों ने इसको आगे कंटिन्यू करना, डेफिनेटली जो भी LLB कर रहा है वो इसको एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट करेगा। तो लीगल ड्राफ्टिंग है जो सबसे ज़्यादा जो है आप लोगों को इस पर काम करना है और क्योंकि फ्यूचर में थ्रू आउट इसमें आपके साथ चलना है। तो इंशाल्लाह कल या फिर नेक्स्ट किसी दिन आप लोगों को मैं बताऊंगी कि उर्दू में जो है ये जो डीड है उसको कैसे जो है वो ड्राफ्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।